हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो यहाँ पे हम BES 122 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जून सेशन एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपने बीएड के आंसर्स को लिखना है कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप चाहते हो BES 122 का गेस्ट पेपर परचेज करना तो उसके लिए आप मेरी टीम को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और आपके जो आगे के पेपर्स हैं 123, 124, 125 उन सभी के गेस्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हो। सो नाउ दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन को कंबाइन करके मैंने क्रिएट किया है और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक ना एक सवाल आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो भारत में शिक्षा के संवैधानिक दृष्टिकोण पर चर्चा करनी है, यानी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल विजन क्या है। उसके अलावा आपको फंडामेंटल राइट्स बताने हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है हमारे। एंड देन आपको बताने हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया में एजुकेशनल पॉलिसीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल विजन समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल विजन क्या होता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया रेफर्स टू द सेट ऑफ वैल्यूज, गोल्स एंड प्रिंसिपल्स डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर एजुकेशन के डेवलपमेंट को गाइड करने वाले, ठीक है, ऐसे कौन कौन से मूल्य, उद्देश्य, सिद्धांत हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। ओके, सो भारत में शिक्षा का संवैधानिक दृष्टिकोण उन मूल्यों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो संविधान से प्राप्त होकर देश में शिक्षा के विकास को दिशा देते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? नॉर्मली इसके अंदर इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब आता है किसी भी इंडिविजुअल का एज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का आधार ही दोस्तों इन सभी चीजों को माना जाता है। तो एजुकेशन इज सीन एज अ टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या देखते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एजुकेशन है वो एक टूल की तरह काम करती है, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में काम करती है और देश के इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल विजन का। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisions education as a means to build an equal, democratic and progressive society। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो क्या चाहता है। भारतीय संविधान शिक्षा को एक समान, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज के निर्माण का माध्यम मानता है। यह बिना भेदभाव के शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा भी देता है। सार्वभौमिक पहुंच को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो हर एक व्यक्ति को एजुकेशन मिले और सोशल जस्टिस को हमें रिमूव करना है, सोशल जस्टिस को हमें लेकर आना है और रिमूव करनी है देश में जो भी इनइक्वालिटीज यानी कि असमानताएं हैं, जाति और धर्म, इन सब के आधार पर जो असमानताएं हैं उन्हें क्या करना है, समाप्त करना है। और शिक्षा को मानव विकास और राष्ट्र निर्माण से जोड़ा भी गया है। ठीक है, सो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ इंडिया। तो पहले हमने आंसर में एक इंट्रोडक्शन दे देना है, आपको कोशिश करनी है कि आप लॉन्ग आंसर्स को लिख कर आए। तो जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड पहले से पता होता है आप वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिख देंगे। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात होगी कि ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमारी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आर्टिकल 14 जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करता है वो इंश्योर करता है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स। सभी नागरिकों को क्या मिले? इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले। भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 करता है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति से जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर शिक्षा में भेदभाव को वो रोक देगा। और एक चीज वो अलाउ करेगा, वो क्या है कि जो भी सोशली और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी दिए जाएंगे, जैसे कि उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। फिर आपका आर्टिकल 21A जो एग्जैक्टली आपका शिक्षा का अधिकार है और वो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि उन बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। आर्टिकल 19 फ्रीडम एंड एजुकेशन की बात करता है, तो एकेडमिक फ्रीडम है हमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमें। और 29 एंड 30 उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो माइनॉरिटीज हैं, तो दे प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
इंस्टीट्यूशंस, तो देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं उन सभी को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार देते हैं। ये शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा भी करते हैं। तो ये 5 आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे जो आपके फंडामेंटल राइट्स एंड एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा संविधान में दूसरे भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि डीपीएसपी जो हमारे होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो स्टेट को गाइड करते हैं कि वो एजुकेशन को प्रमोट करे। कैसे प्रमोट करते हैं, तो डीपीएसपी का आर्टिकल 45, 46 जो है, 45 कहता है कि बच्चों को चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिलनी चाहिए। 46 कहता है कि जो एससी एसटीज और वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए शिक्षा का संवर्धन करना है। और फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की देखो शिक्षा के बारे में हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है, हमारी डीपीएसपीज में भी है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आर्टिकल 51A का जो के पार्ट है वो कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय उन्हें भेजना है, ये उनका कर्तव्य में आ जाता है। अब देश में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एजुकेशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में को प्रभावित करते हैं, मतलब उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि मान लो फंडिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गया, तो क्वालिटी एजुकेशन की कमी हो जाती है। कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि देश में गरीबी, इलिटरेसी, ये हमारे सामाजिक कारक में आ जाते हैं। फिर आपके पॉलिटिकल कारक होते हैं, जिसमें आपका बच्चों को जैसे मान लो कंटिन्यूटी नहीं होती, कोई नीति आज की सरकार ने लागू करी, कल को सरकार बदल जाती है तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन बेटर तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देखते हैं। और फिर प्रशासनिक कारक तो रहते ही हैं हमेशा। प्रशासनिक कारक का मतलब होता है कि जैसे प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार, जो प्रशासन है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो इतनी प्रभावशीलता से काम कर सके, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे लोगों तक जो मुनाफा है इसका वो पहुंचा सके। आधारभूत संरचना की कमी है, यानी कि विद्यालयों की कमी होने की वजह से, और जो टीचर्स हैं वो इतने ट्रेंड प्रशिक्षित टीचर्स नहीं है हमारे पास, और संसाधनों की कमी है, ये भी एक बाधा की तरह काम करती है। और फाइनली हमारा जो कल्चर है, जो स्पेशली गर्ल्स को आगे बढ़ने नहीं देता, तो उनकी प्रोग्रेस को इफेक्ट करता है। तो 5-6 ऐसे कारक हैं जो देश के अंदर एजुकेशनल पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, इन सभी को आप और भी ज्यादा डिस्क्राइब करके भी लिख कर आ सकते हो, है ना। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड कल्चरल, ये 6 आपको याद कर लेने हैं। देन हमारा फाइनली एक सिंपल सा कंक्लूजन आ जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो देश में एजुकेशन को लेकर उसका विजन काफी स्ट्रांग है, एंड इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी पर ये बेस्ड है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज टुगेदर ये इंश्योर करते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेटिक लोगों को एजुकेशन मिले। डेमोक्रेटिक एजुकेशन का मतलब क्या है कि एजुकेशन फॉर ऑल हो, है ना। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो नीतियों का, लोगों को इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जो भी फैक्टर्स हैं जिसमें वो डिपेंड करता है वो सारी चीजें सॉल्व हो जाए। तो ओवरऑल हम समझ चुके हैं कि जो एजुकेशन है इट इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पे आपको बताना है कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो उस समय एजुकेशन का कैसा हाल था। उसके अलावा उसी में आप ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बात करोगे, एंजलिसिस्ट, एंड डिस्कस करोगे ऑब्जेक्टिव्स और मेजर स्कीम्स जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्पॉन्सर करती है। सो एजुकेशन ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था, इट वॉज अ सिस्टम जो कि मेनली ब्रिटिशर्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड था। एंड व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम, उसका एम था सर्व करना केवल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे इतनी एजुकेशन सिर्फ इसीलिए दिया कि उन्हें एक वर्किंग क्लास मिल सके जो भारतीय हों, भारतीयों से जुड़े हुए हों, लेकिन उनके लिए काम करते हों। ठीक है, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत शिक्षा उस शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जिसे अंग्रेजों ने भारत में लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के समग्र विकास के बजाय औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करना था। The debate between the Orientalist and Angelicist policies shaped the direction of Indian education system during this period. तो इस समय दो पॉलिसीज थी, ओरिएंटलिस्ट पॉलिसीज एंड एंजेलिसिस्ट पॉलिसीज, जिन्होंने इंडियन एजुकेशन को शेप प्रोवाइड किया, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो एजुकेशन कैसा था, अंग्रेजों ने पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसके स्थान पे क्या किया दोस्तों, एक नई शिक्षा प्रणाली को लागू किया।
अब जो शिक्षा है वो पुस्तक आधारित हो गई, अंग्रेजी केंद्रित हो गई और परीक्षा आधारित हो गई। ठीक है, तो एजुकेशन बिकेम बुक बेस्ड, इंग्लिश ओरिएंटेड एंड एग्जामिनेशन सेंटर्ड। उसका जो प्राइमरी एम था वो क्या था? क्लर्क को प्रोड्यूस करना, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रमोट करना जो कॉलोनियल गवर्नेंस करना चाहते हैं। ओरिएंटलिस्ट ने सपोर्ट किया द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब हम ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी पहले जानेंगे। जो प्राच्यवादी नीति थी वो क्या कहते थे? ध्यान से सुनना, सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। ओरिएंटलिस्ट जो है वो सपोर्ट करते थे प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारा पारंपरिक ज्ञान था उसके संरक्षण की बात करते थे। दे बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन संस्कृत, पर्शियन एंड क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट। तो बेसिकली भारत से जुड़ी हुई चीजों पर उनका जोर था। तो ओवरऑल हमने क्या जाना उनके फीचर्स के अंदर? दे वांटेड टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस। उनका मेजर फोकस था शास्त्रीय ज्ञान यानी कि क्लासिकल नॉलेज पे, और वो इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे। अब जो हमारे एंजेलिसिस्ट थे वो उनके ऑपोजिट होंगे। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया और जो पश्चिमी ज्ञान प्रणाली है वो उसके समर्थक थे। दे बिलीव दैट इंग्लिश एजुकेशन वॉज नेसेसरी टू मॉडर्नाइज इंडिया, कि अगर हमें इंडिया को आधुनिक बनाना है तो ब्रिटिश एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश एजुकेशन हमें लेनी चाहिए। अब यहाँ पे उन लोगों की बात करेंगे जो जिन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। तो उसमें आपके आते हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्होंने 1835 का प्रसिद्ध मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किया। इसके कुछ फीचर्स थे जैसे कि दे वांटेड टू प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर को प्रमोट किया और क्रिएट किया इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। ऐसे लोग जो इंडियन तो हो बट उनका जो टेस्ट है वो इंग्लिश हो। तो ये यहाँ पे मैकाले मिनट्स की बात आपको जरूर करके आनी है। ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिस्ट जो ये है ना एंजेलिसिस्ट, ये आपको बड़ा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है या शॉर्ट नोट पे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कॉलोनियल एजुकेशन के इम्पैक्ट की हमारे देश में, तो उसे कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस का ग्रोथ हुआ। नेगेटिव की बात करते हैं तो पारंपरिक शिक्षा की उपेक्षा हो गई, कॉलोनियल माइंडसेट क्रिएट हुआ और लोगों तक उसका इतनी पहुंच नहीं रही। ओके, फिर हमारा है कि भाई कौन कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर इन स्कीम्स को स्पॉन्सर करता है जनता के लिए। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर प्रोग्राम्स फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर सभी लोगों को शिक्षा तक पहुंच हो, समानता हो। They aim to reduce regional disparities and ensure inclusive education। तो इनका उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करना। ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी देश में? जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सब तक शिक्षा पहुंचे, क्वालिटी वाली शिक्षा पहुंचे, इक्वल पहुंचे, जो बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं उसमें कमी आ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। ये सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि देयर वर मैनी स्कीम्स जो सेंटर स्पॉन्सर करता है। सबसे पहले हमारा आता है समग्र शिक्षा अभियान, जो क्या कहता है कि जो आपके 12th क्लास तक के बच्चे हैं ना, उनको उनके लिए ये योजना है कि 12th क्लास तक सबको एजुकेशन मिलेगी। मिड डे मील स्कीम है, जो बच्चों को दोपहर में भोजन मिलता है स्कूल्स के अंदर, वो हो गया। फिर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। तो ये फोकस करता है सेकेंडरी एजुकेशन पे, यह माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर नामांकन बढ़ाना है। ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल तक बच्चे पहुंचे। सर्व शिक्षा अभियान है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसमें उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करता है। ओके, सो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल एजुकेशन था, इट वाज शेप्ड बाय ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट डिबेट्स which influenced the direction of modern education but also created limitations such as inequality and neglect of indigenous knowledge। तो इंडिया में डिबेट्स तो रहे,
यहाँ पे क्या चीज है कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो दोनों से ही प्रभावित थी, प्राच्यवादी से भी प्रभावित थी और एंजेलिसिस्ट नीतियों से भी प्रभावित थी। और इन्होंने आधुनिक शिक्षा को क्या किया, इन्होंने आधुनिक शिक्षा को प्रमोट भी किया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती हैं उनका एम है टू करेक्ट दीज इम्बैलेंसेस। क्या करना, ये सारे जो इम्बैलेंसेस हैं इन्हें ठीक करना, ताकि इंक्लूसिव, इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन सभी को दी जा सके। सो एजुकेशन इज द ब्रिज बिटवीन हिस्टोरिकल लेगेसी एंड मॉडर्न डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एजुकेशन एक ब्रिज की तरह काम करता है। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे सारे शॉर्ट नोट स्टार्ट हो जाएंगे जो भी एग्जाम में प्रीवियसली आपके पूछे गए हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे हमारे शॉर्ट नोट में सबसे पहले आता है आपका इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। इक्वालिटी और इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है सभी लोगों को सेम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज मिले, और इक्विटी का मतलब होता है कि सभी को रिसोर्सेज भी मिले, साथ ही साथ सपोर्ट भी मिले। मतलब अगर किसी की डिफरेंट नीड है तो उसके हिसाब से उसको सपोर्ट भी मिले। तो समानता का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को एक जैसे अवसर प्रदान करना, जबकि समता का अर्थ है विद्यार्थियों की अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार सहायता और संसाधन प्राप्त करना। इक्वालिटी के अंदर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, और समता में न्याय संगत और निष्पक्ष अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सबको सेम टेक्स्ट बुक देना सारे बच्चों को, तो वो इक्वालिटी में आता है। बट किसी को एक्स्ट्रा लर्निंग सपोर्ट ये सब देना जिसको जरूरत हो, वो आपका इक्विटी में आता है। ठीक है, तो गाइज इक्वालिटी क्या करता है, वो इंश्योर करता है दैट एवरी स्टूडेंट रिसीव्स द सेम ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, while equity ensures that each student gets the support they need to succeed। समझ रहे हो कि अगर किसी बच्चे के घर में किसी चीज की कमी है तो उसको सपोर्ट भी मिलना चाहिए। इक्वालिटी तो होगा कि सबको सेम ट्रीटमेंट तो मिल ही रहा है, बट समता में क्या होता है कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको सहायता भी देनी है। So in education, equity is often considered more effective because students come from different backgrounds and have different learning needs। तो समता का ज्यादा महत्व है क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। फिर हमें जो है यहाँ पे बताने हैं कौन कौन से फीचर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 1986 की। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है या शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो मैं फटाफट से आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आपको एक बार में ही सारे पॉइंट्स को याद कर लेना है, क्योंकि अब दोबारा इस वीडियो को देखने का टाइम शायद आपको ना मिले। सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है उसका एम है सभी लोगों तक एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना, इक्विटेबल और क्वालिटी ओरिएंटेड बनाना। ठीक है, इसमें बात की जाती है एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की। प्राथमिक शिक्षा का क्या करना, सार्वभौमिकरण करना, यानी कि हर एक बच्चे को एलिमेंट्री लेवल तक एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी, सभी को शिक्षा के समान अवसर भी मिलेंगे। स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा एससी एसटी और माइनॉरिटीज को, वो लोग जो डिसएडवांटेज्ड हैं उन्हें ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसके तहत चलाया गया जो पॉलिसी है, इसने फोकस किया कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग मटेरियल और टीचर्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा वहां पे शिक्षक की व्यवस्था की जाए, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो देश के अंदर जो इलिटरेसी यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों को पढ़ा लिखा बनाना है, तो एडल्ट एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को, ताकि उन्हें स्किल्स मिल सके और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। टीचर एजुकेशन है, द क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है वो बदलेगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंप्रूव किया जाएगा। तो ये 1986 की पॉलिसी है, उस समय ये सारी चीजें रेलेवेंट थी। और अभी रिसेंटली तो देखो हमारी 2020 की पॉलिसी आ ही चुकी है, तो उस पर एक नजर डाल लेना। आप चाहो तो लास्ट में निष्कर्ष में उसके बारे में बता सकते हो। फिर वोकेशनल एजुकेशन पे बल दिया गया, टीचर एजुकेशन पे, और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ाया गया, जैसे रेडियो टेलीविजन कंप्यूटर को बढ़ाने की बात की गई थी इसके अंदर।
और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन बच्चे के इंटरेस्ट और उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी और देश की जो मूल्य हैं जैसे कि आपका नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, इन सबको प्रमोट करने की बात होगी। और नवोदय विद्यालयों की यहाँ से शुरुआत होती है। तो रेजिडेंशियल स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं बट वो रूरल एरियाज के हैं तो उनके लिए नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। देन इन द कंक्लूजन आप बता देंगे कि जो एजुकेशनल पॉलिसी है इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, देश में लोगों तक अपॉर्चुनिटीज पहुंचे और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे और सोशल जस्टिस पहुंचे। तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में डिस्क्राइब करके आएंगे। फिर आ जाता है कि भाई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है हमारा, उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। सो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2009। तो ये 2009 में आया था और इसका काम था इम्प्रूव करना एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन की। ऑब्जेक्टिव यही थे कि यूनिवर्सल एजुकेशन मिले, सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चे जाएं, प्रत्येक बच्चे को उचित दूरी के भीतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाना, तो सार्वभौमिक नामांकन हो, विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आए, जो बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, पूरी शिक्षा नहीं लेते, तो ड्रॉप आउट रेट को कम करना है और शिक्षा में समता लेकर आनी है। समता का मतलब होता है कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स, SC ST सारे जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनको मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। क्लासरूम और जो लैब्स वगैरह हैं, लाइब्रेरीज, ये सब बनाए जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज दी जाएंगी, शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सो टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एंड प्रोवाइड देम विद कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, कि उन्हें ट्रेनिंग भी मिलेगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, सो टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। 7-8 पॉइंट्स हैं, आगे और भी हैं, सब याद करते जाओ। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए। पहला कि माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच हो, सेकेंडरी एजुकेशन तक सारे बच्चे पहुंचे, सारे बच्चों का नामांकन हो, विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आ जाए, ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करना है, शिक्षा में समता को बढ़ावा देते हुए जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार भी करना है। जो विद्यालय है उनको हमें और ज्यादा उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, लैब, लाइब्रेरीज, टॉयलेट्स ये सब बनवाने हैं, टीचर को रिक्रूट करना है। समावेशी शिक्षा हो कि जो बच्चे डिसेबल्ड वाली कैटेगरी में आते हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड्स जो होते हैं, उन सभी को समावेशी शिक्षा मिले, ICT का यूज किया जाए और जेंडर इक्वालिटी लाई जाए। सो ये पूरे 10 के 10 पॉइंट्स अगर आप लिख कर आते हो तो आपको इसमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ओवरऑल RMSA का एम है जो एजुकेशन है उसको एक्सेसिबल, इंक्लूसिव बनाना। ठीक है, इसके बाद आपको रूसो और स्वामी विवेकानंद के जो एजुकेशनल थॉट्स हैं उनके बारे में बात करनी है। तो रूसो एक फेमस फ्रेंच फिलोसोफर और आपके एजुकेशनिस्ट थे। उनके जो आइडियाज हैं, उनकी फेमस बुक एमिल में है। उनका मानना था कि शिक्षा प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए और बालक के स्वाभाविक विकास में सहायक भी होनी चाहिए। तो मतलब बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना हो, उसका जो विकास है वो स्वाभाविक रूप से होता रहे। शिक्षा प्राकृतिक होनी चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल, प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो रूसो का पॉइंट है वो यही है कि जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली अच्छे होते हैं और एजुकेशन भी नेचर के साथ हार्मनी में होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा हो, जो बच्चे हैं उन्हें केंद्र माना जाना चाहिए। इसके अंदर अनुभव द्वारा अधिगम, यानी कि जब वो किसी चीज को बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं तभी सीखते हैं, तो बुक्स पे मेजर फोकस नहीं करना है। बालक पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवों से अधिक सीखते हैं। नेगेटिव एजुकेशन उनको नहीं देनी। एजुकेशन शुड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस। शिक्षा का कार्य बालक को बुरे प्रभावों से बचाना और उसके स्वाभाविक विकास में सहायता करना है। शिक्षा में स्वतंत्रता होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम टू लर्न एंड डेवलप नेचुरली, कि जो बच्चे हैं वो सीखें, विकसित हो, नेचुरली चीजें हो। फिजिकल डेवलपमेंट उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने फिजिकल एजुकेशन पे इंपॉर्टेंस दिया। तो ये 6 पॉइंट्स आपके रूसो के हो जाते हैं।
एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, निषेधात्मक शिक्षा यानी किसी प्रकार के हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस से चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है और उसकी नेचुरल ग्रोथ को प्रमोट करना है। शिक्षा में स्वतंत्रता हो और शारीरिक शिक्षा का ज्यादा महत्व हो। तो रूसो की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसने मॉडर्न जो आज हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देखते हैं उसकी फाउंडेशन उन्होंने रखी। देन वी हैव स्वामी विवेकानंद। आपको उनके थॉट्स भी पता होने चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद महान भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और शिक्षा शास्त्री थे। Okay, so he was a great Indian philosopher, spiritual leader and educationist. He considered education as the process of developing the inner potential of a person. किसी भी व्यक्ति के inner potential को develop करने का process मानते थे। अब वो कहते हैं कि जो education है वो as manifestation of perfection होनी चाहिए, पूर्णता की अभिव्यक्ति। तो according to Vivekananda, education is the manifestation of the perfection already present in a man. कि जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी परफेक्ट होता है और एजुकेशन उस परफेक्टनेस तक उसको लेकर जाने का रास्ता है, उसके चरित्र निर्माण का रास्ता है, उसका कैरेक्टर डेवलप होता है एजुकेशन से, उसके व्यक्तित्व का विकास यानी कि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, उसमें करेज आता है और एजुकेशन उसकी हेल्प करता है उसके मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, साथ ही साथ उसकी हेल्प करता है कि वो मानव की सेवा करे। तो शिक्षा का उद्देश्य समाज और मानवता की सेवा की भावना विकसित करना भी होता है। सो एजुकेशन शुड बी यूजफुल इन रियल लाइफ एंड हेल्प इन सेल्फ रिलायंस, कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनने में भी शिक्षा मदद करे। सो नाउ स्वामी विवेकानंद ने किन किन चीजों पे एम्फेसिस दिया? ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉरल वैल्यूज एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे आपको शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय के प्रकट मैनिफेस्ट कार्यों की चर्चा करनी है। अब जो विद्यालय है वो कौन कौन से प्रकट कार्य करता है? विद्यालय शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट अभिकरण है, एजेंसी है और यह व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए अनेक नियोजित और प्रत्यक्ष कार्य करता है। सबसे पहला काम विद्यालय क्या करता है? नॉलेज का ट्रांसमिशन, बच्चों तक नॉलेज को पहुंचाना, ज्ञान का संप्रेषण, अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज आए बच्चों के अंदर, बच्चों में स्किल्स डेवलप हो, वोकेशनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स डेवलप हो। जो बच्चे हैं उनका सामाजिकरण होता है, बच्चे सोशलाइज करना सीखते हैं स्कूल में, साथ ही साथ उनका कैरेक्टर बिल्डअप होता है, वहां पे वो ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल वैल्यू सीखते हैं और जो स्कूल्स हैं वो कल्चर हेरिटेज को भी कैरी करते हैं, है ना। मतलब विद्यालय में जो सांस्कृतिक चीजें हैं बच्चों को वो सिखाई जाती हैं और ये सब नई पीढ़ी तक पहुंचता है। बच्चों को एक बेटर सिटीजन, एक्टिव सिटीजन बनने में हेल्प होती है स्कूल से, उनके फिजिकल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल से हो पाता है ना। स्पोर्ट्स, गेम्स ये सब वो सीखते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, व्यावसायिक तैयारी विद्यालय में होती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी विद्यालय से ही मिलता है क्योंकि वहां पे हम देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा विविधता के प्रति सम्मान ये सब सीखते हैं। सो दीज ऑल आर द मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ स्कूल, जो कि प्लान्ड होते हैं, पर्पसफुल होते हैं। तो इन सभी फंक्शन से जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के इंटेलेक्चुअल, सोशल हर एक डेवलपमेंट में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। फिर आपको स्कूल और होम में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करना है। तो स्कूल और होम दो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं एजुकेशन की। स्कूल के बारे में तो अभी हमने जान ही लिया है। जो होम है वो बच्चे को फर्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, while the school provides formal education. Both must work together for the overall development of the child. अब दोनों को एक साथ काम करना होता है तभी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है। तो दोनों का एक कॉमन एम होता है कि बालक का विकास करना है, ये उनका समान उद्देश्य है। चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, बालक का विकास करना, उसके शारीरिक मानसिक चीजों का ध्यान रखना वो इम्पोर्टेंट है। शिक्षा में निरंतरता होनी चाहिए। जो होम है वो बच्चे को एक प्रकार की इनफॉर्मल एजुकेशन देता है जबकि स्कूल में उसको फॉर्मल एजुकेशन मिलती है ताकि बच्चा कंटिन्यूअसली सीखता रहे, मतलब घर में भी सीखे, बाहर भी सीखे, ताकि उसके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हो सके और बेटर वो एकेडमिक अचीवमेंट्स कर सके। जब पेरेंट्स भी स्कूल की एक्टिविटीज वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं तो बच्चे की अचीवमेंट, उपलब्धियां बढ़ जाती हैं, नैतिक और मौलिक शिक्षा बच्चे को मिलती है और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो पाता है क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में जब रेगुलर कम्युनिकेशन रहता है तो बच्चे जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो सारी चीजें सॉल्व हो पाती हैं और एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है।
So the cooperation between home and school create a positive and supportive environment for learning. बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाता है जब पेरेंट्स और टीचर कंबाइंड एफर्ट्स करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन स्कूल एंड होम। लाइफ स्किल और वैल्यू एजुकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लाइफ स्किल और वैल्यू एजुकेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में। हम अपनी डेली लाइफ में काफी चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो अगर हमें उनसे इफेक्टिवली निपटना है, एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी लाइफ में हमें बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं वो हम ले पाए। समस्या समाधान कौशल होना चाहिए, यानी कि जब भी लाइफ में कोई समस्या चुनौतियों का हम सामना करते हैं तो हम उनके समाधान ढूंढ पाए। हमें लोगों से बातचीत करनी आनी चाहिए, हमारे अंदर प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो हो, हम सेल्फ अवेयर हो, हमें स्ट्रेस मैनेज करना आता हो। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होता है अडेप्टेबिलिटी, कि कैसी भी सिचुएशन, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, हम खुद को ढाल सकें। और वैल्यू एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करती है, हमारे मॉरल डेवलपमेंट और सोशल हार्मनी में भी हेल्प करती है। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और ये हमारे राइट एंड रॉन्ग के बीच में मदद करती है, सोशल हार्मनी में मदद करती है कि वैल्यू एजुकेशन प्रमोट करती है रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, ये सारी चीजें हम वैल्यू जो हमारे, आप पहले बचपन में वैल्यू वाली कहानियां भी पढ़ते होंगे, तो वो आपकी आपके कैरेक्टर में, आपके मॉरल में कहीं ना कहीं देखने के लिए आपको मिलती है, आपकी आइडियोलॉजी बनती है वहां से, आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप बन पाते हो, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हम वहां से सीखते हैं, और हमारे अंदर वैल्यूज का भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी, ये सब हमारे अंदर डेवलप होता है। सो लाइफ स्किल और वैल्यू एजुकेशन दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और मॉरली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना है। ये दोनों चीजें मिलकर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है किसी भी व्यक्ति के, और जब व्यक्तियों के पास ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं तो वो समाज को भी अच्छा बना पाते हैं। देन अगला है आपको इनफॉर्मल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाना है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन एक्वायर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यू। तो हम भले ही स्कूल छोड़ देते हैं लेकिन हम पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हमने स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ दिया फिर भी हम लाइफ में डेली एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है? ये आता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। तो जो हमारी शिक्षा नेचुरली होती है, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया, इन सब के थ्रू होती है, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है। अब इस शिक्षा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये अनप्लैन्ड होती है, इसका कोई करिकुलम या टाइम टेबल नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसके अलावा ये स्वाभाविक अधिगम है, मतलब नेचुरली आप इसको सीख रहे हो। नॉलेज आप एवरीडे एक्सपीरियंसेस से आप गेन कर रहे हो, इसके लिए कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं बने होते हैं। लचीली शिक्षा है, यानी कि इसमें कोई एज ग्रुप, प्लेस, टाइमिंग, इस सब का कोई भी बाधा नहीं आती, और अनुभव आधारित ये मेनली होती है। ठीक है, तो लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी, मीडिया, पीयर ग्रुप, ये सभी इसके सोर्सेज हो जाते हैं। तो ओवरऑल इनफॉर्मल एजुकेशन एक एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, जिसके अंदर ये फॉर्मल एजुकेशन को कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको BES 122 का ये वाला जो मैं यूट्यूब पे करवा रही हूँ, ये PDF की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर परचेज करेंगे तो गेस्ट पेपर के साथ साथ आपको ये यूट्यूब का जो PDF है ये भी दोस्तों मिल जाएगा। ओके, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट शॉर्ट नोट पे, जहां पे आपको अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का वर्णन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितने भी हमारे माइनॉरिटीज हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करता है कि वो अपने लैंग्वेज, कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेनली आर्टिकल 29 एंड 30 है जो अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करके रखने का अधिकार है, और उसको आगे बढ़ाने का भी अधिकार है। तो भारत के किसी भी नागरिक समूह को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने का अधिकार है। आर्टिकल 29 का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है
कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू अ स्टेट मेंटेन्ड और स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो धर्म, जाति, इन सब के आधार पर कहीं पे भी बच्चे को राज्य में क्या शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 कहता है कि ये लोग अपनी जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी भाषा को, कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, और जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस को भी मेंटेन कर सकते हैं जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स और कल्चरल वैल्यूज के अनुकूल हो। उसके अलावा आर्टिकल 30 का सेकंड पार्ट सहायता प्रदान करने में संरक्षण की भी बात करता है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वाइल ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड, यानी कि स्टेट इन्हें भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो देश के अंदर इन राइट्स के क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमें अपने देश का यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन मेंटेन करके रखना है तो इम्पॉर्टेंट है कि हम माइनॉरिटीज को भी राइट्स प्रोवाइड करें। एजुकेशनल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। तो ये अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक विकास हेतु संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को भी यहाँ से बढ़ावा मिलता है, भेदभाव को ये रोकता है। ठीक है। जो भी हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज के, दे आर एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड ensuring एजुकेशनल फ्रीडम। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड मल्टी कल्चरल कैरेक्टर। भारत के लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक स्वरूप को क्या करता है? ये सुदृढ़ बनाता है। दोस्तों BES 122 की क्लास, हमारा जो भी लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। मैं कोशिश करूंगी कि BES 123, 124 इन सभी के इसी टाइप के लेक्चर्स को लेकर आ सकूं, बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी अगर नई वीडियो आएगी तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, मैं चैनल पे बता दूंगी। उसके अलावा व्हाट्सएप करके आप अपने लिए गेस्ट पेपर्स को भी परचेज कर सकते हो और खुद भी वहां से पढ़ सकते हो।